हेलो दोस्तों, बिग इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने शुक्रवार 30 अगस्त को राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार में नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाला। डॉक्टर सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की है। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया है और वे एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सचिव हैं। डॉक्टर सोमनाथन ने इससे पहले केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। साथ ही उन्होंने वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में कॉरपोरेट मामलों के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले वे वित्त सचिव और व्यय विभाग के सचिव का प्रभार संभाल रहे थे। पेरिस पैरालंपिक PM मोदी ने अवनी लेखरा सहित अन्य पदक विजेताओं को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 30 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अवनी लेखरा को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने शूटर मोना अग्रवाल और एथलीट प्रीति पाल को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अवनी लेखरा ने इतिहास भी रच दिया है क्योंकि वह 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट किया, भारत ने पैरालंपिक 2024 में पदकों का खाता खोला। R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में प्रतिष्ठित स्वर्ण जीतने के लिए अवनी लेखरा को बधाई। उन्होंने इतिहास भी रच दिया है और क्योंकि वह 3 पैरालंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं, उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है। GDP वृद्धि दर अप्रैल-जून तिमाही में सुस्त होकर 6.7% पर आई, पिछले वर्ष 8.2% रही। देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP दर चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में घटकर 6.7% पर आ गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में यह 8.2% रही थी। मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के चलते पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार घटी है। यह जानकारी आज सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से दी है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने शुक्रवार 30 अगस्त को जारी आंकड़ों में बताया कि वित्त वर्ष 24-25 की पहली तिमाही में देश की GDP सालाना आधार पर 6.7% की दर से बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार GDP में वृद्धि दर का यह प्रदर्शन पिछली 5 तिमाही में सबसे कम है। इससे पिछले वित्त वर्ष 23-24 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च में यह 7.8% रही थी। PM मोदी ने रखी देश के सबसे बड़े बंदरगाह की आधारशिला, कहा इस पोर्ट पर पूरी दुनिया की नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पालघर जिले में बांधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही PM मोदी ने मछुआरों को ट्रांसपॉन्डर और किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसका उद्देश्य पूरे देश में क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ। केवल इतना ही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंदरगाह के आधुनिकीकरण और जलमार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जलमार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले हैं। PM मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया
की नज़र बांधवन बंदरगाह पर है, जो इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज भारत की प्रगति की यात्रा में एक ऐतिहासिक दिन है और एक विकसित महाराष्ट्र एक विकसित भारत के संकल्प का एक अनिवार्य हिस्सा है। बांधवन बंदरगाह परियोजना की लागत 76,000 करोड़ रुपये। बांधवन बंदरगाह परियोजना की लागत 76,000 करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वारा स्थापित करना है। यह बड़े कंटेनर जहाज़ों की आपूर्ति के साथ बहुत बड़े मालवाहक जहाज़ों को समायोजित कर देश के व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। बांधवन पोर्ट पर पूरी दुनिया की नज़र। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बांधवन पोर्ट पर पूरी दुनिया की नज़र क्यों है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आज बांधवन पोर्ट पर पूरी दुनिया की नज़र है। दुनिया में बांधवन पोर्ट की बराबरी करने वाले 20 मीटर जितनी गहराई वाले बहुत कम बंदरगाह हैं। इस पोर्ट पर हज़ारों जहाज आएंगे। इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। सरकार बांधवन पोर्ट को रेल और हाईवे कनेक्टिविटी से भी जोड़ेगी। कितने ही नए नए व्यापार इस पोर्ट की वजह से शुरू होंगे। यहाँ वेयर हाउसिंग के काम में बहुत तेज़ी आएगी और इसकी लोकेशन तो सोने पर सुहागा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे सब कुछ बहुत पास है। पूरे साल यहाँ से कार्गो आया जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा लाभ महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा। सिंगापुर एयरलाइंस को विलय के लिए केंद्र सरकार से मिली FDI की मंजूरी। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा का एक एयर इंडिया में विलय हो रहा है। इसके लिए सिंगापुर एयरलाइंस को भारत सरकार से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी मिल गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर एयरलाइंस विलय समझौते के तहत एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी हासिल करेगी। विमानन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस ने शुक्रवार 30 अगस्त को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसे प्रस्तावित विलय के हिस्से के रूप में एयर इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। कंपनी के मुताबिक इस मंजूरी मिलने के साथ ही यह विलय समझौता इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस सौदे से दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइंस समूहों में से एक का गठन होने की उम्मीद है। कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल की शुरुआत। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच नए शी बॉक्स पोर्टल पर का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुभारंभ के मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनुप्रिया ने कहा कि यह पहल कार्यस्थल से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों को समाधान करने के लिए पहले से अधिक कुशल और सुरक्षित मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संपूर्ण भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक समावेशी कामकाज का वातावरण बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पोर्टल सुनिश्चित करेगा कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक किए बिना सुरक्षित रूप से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इस दौरान मंत्रालय ने सरकार की एक नई वेबसाइट भी शुरू की। इस वेबसाइट का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराना है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक लाभार्थियों के साथ सरकार की भागीदारी बढ़ सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने पिछले दशक में वीमेन लेड डेवलपमेंट पर महत्वपूर्ण जोर दिया है और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महिलाओं के नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस पहल का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल सुरक्षित और संरक्षित हो, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। नौसेना की ओर बढ़ेगी सामरिक क्षमता, भारत को मिली दूसरी परमाणु डुब्बी अरीघाट। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरीघाट गुरुवार को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के तेजी से बढ़ते कदमों के बीच परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी के मिलने से नौसेना की समुद्री सामरिक क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही भारत को पानी के युद्ध में और अधिक मिसाइलें ले जाने की क्षमता मिल जाएगी। 6,000 टन की परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी INS अरीघाट को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। नौसेना को 6,000 टन की परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी INS अरीघाट मिलने के बाद भारत अब रणनीतिक प्रतिरोध के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ रही चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। अरिहंत श्रेणी की भारत में निर्मित की गई यह दूसरी पनडुब्बी है। व्यापक परीक्षणों के बाद औपचारिक कमीशनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार पनडुब्बी में विस्तारित
अवधि में उन्नयन के साथ कुछ तकनीकी मुद्दों को सुलझाया गया था। NCAER रिपोर्ट, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीली बनी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है, लेकिन कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों में नरमी के कारण परिदृश्य में नरम प्रतीत होता है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER ने जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। खाद्य और गैर खाद्य दोनों की बैंक ऋण वृद्धि में कमी। NCAER की अगस्त महीने के लिए जारी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों खाद्य और गैर खाद्य दोनों की बैंक ऋण वृद्धि जून 2024 में कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्तिगत ऋण वृद्धि और सेवा क्षेत्र के लिए बैंक लोन में कमी आई है। विनिर्माण और सेवाओं के लिए क्रय प्रबंधक सूचांक में भी मामूली गिरावट। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में विनिर्माण और सेवाओं के लिए क्रय प्रबंधक सूचांक PMI में मामूली गिरावट दर्ज हुई, लेकिन इसका विस्तारवादी गति बनी रही। हालांकि औद्योगिक उत्पादन सूचांक और प्रमुख उद्योगों के लिए IIP में वृद्धि जून 2024 में कम हुई है। राष्ट्रीय खेल दिवस। भारतीय खेल जगत की रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की यात्रा। भारत आज यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यूँ तो भारत में खेलों को लेकर रुचि शुरू से ही रही है तथा देश के कोने कोने से खेल जगत में प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेल जगत ने एक ऐतिहासिक सफर तय किया है, जिसने खेलों के प्रति भारत का नज़रिया तथा भारतीय खिलाड़ियों के प्रति दुनिया का नज़रिया बदल दिया है। 2014 के बाद से भारत में केंद्र सरकार की तरफ से खेलों को लेकर एक सकारात्मक नज़रिया देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार लगातार पिछले 10 वर्षों से खेल के क्षेत्र में उन्नति के प्रयास कर रही है। इस दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम खेल आयोजनों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारतीय खेल जगत की इस ऐतिहासिक यात्रा पर नज़र डाली जाए तो एक बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि बीते 10 वर्षों में भारत सरकार ने रिफॉर्म किया, भारतीय खिलाड़ियों ने परफॉर्म किए और भारतीय खेल का पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त। धन्यवाद।